गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमृता आंचलिया बीकॉम के स्टूडेंट्स को मैं अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम का पैटर्न सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि 12th तक आप जो एग्ज़ाम देते रहे हैं उन एग्ज़ाम्स में और ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों को टोटल कितने पेपर देने हैं। तो सब्जेक्टिव आप लोगों को टोटल 6 पेपर देने हैं। 6 पेपर आप देंगे, 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, मतलब आप लोगों का ओवरऑल जो भी मार्किंग है वो 600 में से होगी। अब ये जो 6 पेपर होंगे, टोटल आपकी 3 सब्जेक्ट रहेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना, 3 सब्जेक्ट्स, और हर सब्जेक्ट में 2-2 पेपर रहेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। ये आप लोगों की फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सेकेंड सब्जेक्ट आप लोगों की है बिजनेस मैनेजमेंट। थर्ड आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर सब्जेक्ट में आपके पास फिर 2-2 पेपर रहेंगे। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के 2 पेपर रहेंगे। फर्स्ट है पोस्ट अकाउंटिंग, सेकंड वन इज स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आप लोगों को अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का फर्स्ट पेपर पोस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के अंदर इनमें 2-2 पेपर रहेंगे। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के भी 2 पेपर, फर्स्ट पेपर आपका पोस्ट अकाउंटिंग, सेकंड पेपर आपका स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आप लोगों को पोस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने वाली हूँ। इसी तरह बिजनेस मैनेजमेंट में भी आप लोगों के पास 2 पेपर होंगे, बिजनेस लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट, दोनों ही थियोरेटिकल पेपर्स हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपके 2 पेपर रहेंगे, एक तो रहेगा इकोनॉमिक्स और सेकंड आपका रहेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो ये टोटल 6 पेपर्स आप लोगों को साल भर में पढ़ने हैं। इनमें से फर्स्ट पेपर आपका मैं लूँगी पोस्ट अकाउंटिंग का। तो अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं कि पोस्ट अकाउंटिंग होती है। ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। 100 मार्क्स के आप लोगों के 6 पेपर सब्जेक्टिव होने वाले हैं। पोस्ट अकाउंटिंग मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, एकदम नई सब्जेक्ट है पोस्ट अकाउंटिंग। बाकी की जो आपके सब्जेक्ट्स है, स्टेट्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, ये आप लोग अभी तक 11th-12th में भी इसका कुछ पोर्शन पढ़ते हुए आए हैं। बिजनेस लॉ और पोस्ट अकाउंटिंग आपकी बिल्कुल नई सब्जेक्ट्स रहेगी। तो पोस्ट अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि कॉस्ट होती क्या है। कॉस्ट को हम हिंदी में लागत कहते हैं। अब ये लागत या फिर कॉस्ट होती क्या है, तो जनरल सेंस में अगर हम देखें तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर लगने वाला खर्चा। कोई भी हमने काम किया, उस पर जो भी खर्चा लगा है वो हमारी क्या कहला जाती है, कॉस्ट कहलाती है। हम लोग रोज़ की ज़िंदगी में भी ऐसी बात करते हैं ना कि इसकी इतनी कॉस्ट पड़ गई, हमें इसकी इतनी लागत लगी। तो बिल्कुल कॉस्ट का मतलब वही है कि किसी पर्टिकुलर वस्तु के निर्माण में या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में, यानी कि सेवा को प्रदान करने में कुल जितना खर्चा लगता है वो कॉस्ट कहलाती है। सिंपल, कोई भी हमने चीज मान लो मार्कर ही हम बना रहे हैं, तो इस मार्कर को बनाने में जितना खर्चा लगा वो इस पर्टिकुलर एक मार्कर की कॉस्ट हो गई। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मार्कर है उसमें क्या क्या लगता है। मटेरियल यानी कि सामग्री, ऑब्वियसली प्लास्टिक लगा होगा, इसमें इंक भी लगी है, तो ये सारी चीज़ें इसका क्या है, मटेरियल है। मान लो इस एक मार्कर को बनाने में ₹5 का मटेरियल यूज़ हुआ है। फिर क्या सिर्फ मटेरियल डालने से काम हो जाएगा क्या? नो, लेबर, श्रम की भी तो ज़रूरत होगी। कुछ व्यक्ति मिलकर इसका निर्माण करेंगे, तो लेबर की नीड है। मान लो यहाँ पे ₹3 का लेबर लगा हुआ है, ठीक है। ₹5 का मटेरियल लगा, ₹3 का हमने एक मार्कर पर लेबर का पेमेंट किया। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी तो होंगे। सिर्फ मटेरियल और लेबर से तो काम नहीं चलेगा, दूसरे खर्चे भी तो होते हैं। माल को लाने ले जाने से संबंधित खर्चे, और भी फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री मशीन्स की रिपेयरिंग वगैरह का काम हो गया। तो ये सारी चीज़ें अदर एक्सपेंसेस मान लो सब कुछ मिला के ₹2 का लगा है, तो आपके टोटल ये जो होगी ना, इसको कॉस्ट कहा जाएगा ₹10।
तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि कोस्ट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जो कि मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस के नाम से होते हैं। इन एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स भी कहा जाता है। आगे वापस डिटेल में आएंगी ये चीज़ें, ओवरहेड्स भी कहते हैं। तो अभी हम इस चीज़ को समझते हैं कि कोस्ट का मतलब क्या है। किसी पर्टिकुलर एक मार्कर पेन मैंने बनाया, उस मार्कर पेन की टोटल कोस्ट मुझे कितनी पड़ी है, ₹10। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि इट्स ओके ना, जो खर्चा होना था वो हो गया। आप इस कोस्ट की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, आप कोस्ट की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? तो सबसे पहली चीज़ आती है कि मुझे पता तो हो कि मेरा मार्कर कितने में बनकर तैयार हुआ है, ताकि जब मैं उसे मार्केट में बेचूं तो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकूं। सीधी सी बात है, हर कोई पर्सन बिजनेस करता है तो वो क्यों करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो अगर मैं मार्कर बना रही हूँ, 10 रुपये में मेरा मार्कर बन के तैयार हो रहा है, तो मैं क्या चाहूँगी कि इसे 10 से तो ज़्यादा रेट में ही मैं बेचूँ, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो या प्रॉफिट में कितना लूँ, इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कोस्ट की कैलकुलेशन कर सकती हूँ। अब मान लो कि मेरा तो 10 रुपये में मार्कर बन गया। अब मार्केट में X, Y और Z तीनों ऐसे पर्सन्स हैं जो कि सेम मार्कर पेन बनाते हैं। X जो है वो ₹10 में मार्कर बेच रहा है। X क्या कर रहा है, ₹10 में मार्कर बेच रहा है। 10 रहने दो, 11 ₹11 में, ये ₹11.5 में और ये ₹12 में मार्कर बेच रहा है। अब ऐसे केस में मैं क्या करूँगी, क्या मैं चाहती हूँ कि मैं तो अपने एक पेन पर 5 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहती हूँ, 50% या 30% प्रॉफिट लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मुझे मेरी कॉस्ट पता है, मैं 13 या 15 रुपये पर सेलिंग प्राइस निर्धारित कर सकती हूँ। क्या मैंने डिसाइड कर रखा है पहले से कि मैं अपनी कॉस्ट पर 30% का प्रॉफिट लूँगी, 30% का प्रॉफिट लूँगी, मतलब 10 रुपये पर 3 रुपये का प्रॉफिट मुझे लेना है। तो मैं क्या कहूँगी कि मैं मार्केट में 13 रुपये में इस मार्कर को सेल करना चाहती हूँ। क्या ये पॉसिबल है? देन नो, किसी भी कंडीशन में नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से ही मार्केट में आपकी सेलिंग प्राइस से कम रेट पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, मतलब आपके प्रोडक्ट्स के जैसा ही कोई दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो कोई भी पर्सन आपसे ₹13 में इसको परचेस करने के लिए रेडी नहीं होगा। दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी सेलिंग प्राइस को इनके आसपास ही निर्धारित करना पड़ेगा। 11, 11.5, 12 या फिर 12.5 या फिर 11.25, 11.75, इस तरीके से कुछ मुझे अपने इस पेन की सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना होगा, ताकि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट्स भी बिक सके। अगर मैं ₹13 में इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाऊंगी तो सीधी सी बात है, कोई भी पर्सन मेरा मार्कर खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अभी मैंने कहा था कि कॉस्ट हम इसलिए पता करते हैं ताकि हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके अपना, उसमें प्रॉफिट ऐड करके। लेकिन सेलिंग प्राइस तो हमारे कॉम्पिटिटर्स पर डिपेंड करती है, मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या रेट है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने में इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो फिर हम कॉस्ट क्यों देख रहे हैं? तो यहाँ पर इस चीज़ को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लागत ज्ञात करने के पीछे कॉस्ट कैलकुलेट करने की क्या क्या नीड्स है। तो सबसे पहली चीज़, मुझे यहाँ एक चीज़ समझ में आ गई कि 10 रुपये की मेरी लागत है और मार्केट में ये प्रोडक्ट सिर्फ 11 रुपये में अवेलेबल है। तो अगर मुझे कॉस्ट पर 30% प्रॉफिट लेना ही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। मैं क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हूँ, अगर पर पेन या फिर 30% कॉस्ट पर प्रॉफिट लेना चाहती हूँ, तो मैं सेलिंग प्राइस को तो ऊपर ले जा नहीं सकती, उसके पीछे रीज़न हमारे कॉम्पिटिटर्स। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी कॉस्ट को कम ज़रूर कर सकती हूँ ताकि मुझे अपनी कॉस्ट पर 30% का प्रॉफिट मिल जाए। तो अब ऐसा किस प्रकार आप कर सकते हो? तो अब अगर आपको यही नहीं पता कि मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितना लग रहा है, अदर एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, तो आप उस कॉस्ट को कम कैसे करोगे? तो कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के जो उद्देश्य है उनमें सबसे पहला उद्देश्य हमारा रहेगा लागत पर नियंत्रण करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे? तो हमें पता है कि ₹5 का हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पेन में, तो क्या इसमें कहीं कोई कमी की जा सकती है? या फिर जो लेबर हम ₹3 का पे कर रहे हैं, क्या इसमें कहीं कोई कमी की संभावना है? यानी कि जो हमारे लेबर्स काम कर रहे हैं, कहीं हम उनको एक्स्ट्रा पेमेंट तो नहीं कर रहे, कहीं ज़्यादा आइडल टाइम तो नहीं है, मतलब लेबर काम नहीं कर रहे हो, ऐसा समय ज़्यादा तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देके हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लागत को नियंत्रित कर सकते हैं, और नियंत्रित करने के बाद लागत को कम भी किया जा सकता है, तो कॉस्ट में कमी भी लाई जा सकती है। तो कॉस्ट में कमी आएगी कब?
आप कोस्ट में कमी लाने के लिए कोई उपाय कब कर पाएंगे? जब आपको पता हो कि कोस्ट कितनी। तो लागत निर्धारित करने के उद्देश्य क्या है कि लागत को नियंत्रित करना और फिर लागत को क्या कर देना, कम कर देना। जब आपको पता हो कि मेरा इस पेन को बनाने में एक लेबर को मैं इतना पेमेंट कर रही हूँ, तब आप उस पेमेंट को रिड्यूस कर सकते हो। अगर वो मार्केट के दूसरे आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा का खर्चा वहाँ पर लग रहा है, तब आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। जब आपको पता ही नहीं है कि अलग अलग खर्चे पर्टिकुलर कितने कितने लग रहे हैं, तो आप किस खर्चे को कम करेंगे? तो उसके लिए आपको लागत का पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो लागत को नियंत्रित करना और लागत को फिर कम कर देना। उसके बाद निर्णय लेने में भी सहायक होता है। जब आपके जो भी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कंपनी से या बिजनेस से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। तो अगर आपके पास आपकी कोस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप आगे कोई भी बड़ा निर्णय ले सकते हो। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा ये पेन जो है वो 10 रुपये की रेट में बनकर तैयार हो जाएगा। मार्केट में ये पेन मान लो 20, 22 और 25 रुपये में बिक रहा है, ठीक है, और ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट तो काफ़ी कम है, तो मैं इनसे काफ़ी कम रेट में ये गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने अगर एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया, तो उसके पीछे क्या था, मुझे मेरी कॉस्ट पता है। अगर मुझे कॉस्ट पता ही नहीं होती है, तो मैं भी मान लो कि पेन को 25 रुपये में देश में बेच रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट तो काफ़ी कम है, तो मैं अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इन लोगों से कम रेट में क्या कर सकती हूँ, इन गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकती हूँ, जिससे मेरे प्रॉफिट्स क्या होंगे, ओवरऑल बढ़ेंगे। तो ऐसे केस में बड़े बड़े जो कंपनी के निर्णय लिए जाते हैं एक्सपांसन से रिलेटेड, या फिर कंपनी के कुछ भी नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उनमें भी कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैधानिक अनिवार्यता, कुछ लोगों के लिए, कुछ ऐसे बिजनेस है जिनके लिए ये मैंडेटरी है, वैधानिक रूप से अनिवार्य है कि आपको अपनी कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अपने कॉस्ट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो कुछ कंपनीज़ के लिए क्या हो, जैसे इलेक्ट्रिक कंपनीज़ है, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको कॉस्ट अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। तो वैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति के लिए भी कुछ कंपनीज़ क्या करती है, कॉस्ट अकाउंट्स बनाती है। तो कॉस्ट का मतलब आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को बनाने में जितना खर्चा लगता है वो उसकी कॉस्ट होती है। कॉस्ट के एलिमेंट्स में मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कॉस्ट की कैलकुलेशन क्यों की जाती है, तो लागत का निर्धारण, लागत में नियंत्रण करने में सहायक होता है। लागत में कमी भी फिर लाई जा सकती है। कुछ केसेस में ये मैंडेटरी होता है, वैधानिक रूप से अनिवार्य भी होता है कि आप लागत का निर्धारण करें, और कंपनी से संबंधित बड़े बड़े निर्णय लेने में भी लागत का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। फिर एक शब्द आता है कॉस्टिंग, एक आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। लागत प्रक्रिया, लागत लेखांकन और लागत लेखा शास्त्र। कॉस्ट अकाउंटेंसी को कहते हैं लागत लेखा शास्त्र। अब ये क्या होता है, लागत प्रक्रिया, ये चारों शब्दों का अर्थ हमें समझना ज़रूरी होता है कॉस्टिंग पढ़ने के लिए। तो कॉस्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, खर्चा। कॉस्टिंग क्या होती है, अब हमें पता है कि हमें अपनी कॉस्ट को निर्धारित करना है, मुझे अपनी लागत का मूल्यांकन करना है या लागत ज्ञात करनी है कि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को बनाने में या फिर किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में मुझे कितना खर्चा लग रहा है। तो अब किस मेथड का यूज़ करके आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, वो मेथड आपका क्या कहलाता है, कॉस्टिंग कहलाती है। समझ में आ रही, किस प्रक्रिया के अनुसार आप करोगे। जैसे कॉस्टिंग के काफ़ी मेथड होते हैं जो हम अपने इस बुक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले। प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, यूनिट कॉस्टिंग होता है। तो इन सारे मेथड्स के अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो वो क्या होता है कि कोई बड़ी बड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनीज होती है, जैसे रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट लेती है ना, उनको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड को अडॉप्ट करना होता है, उसको ऑप्ट करना होता है। उसके अंदर जो जो अकाउंट्स बता रखे हो तो वो अकाउंट्स आपको बनाने होते हैं। तो कॉस्टिंग का जो पर्टिकुलर मेथड, जिस प्रक्रिया को आप चयन कर रहे हो, वो होती है आपकी कॉस्टिंग। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो ये है कि प्रत्येक व्यवसायी द्वारा अपने द्वारा निर्मित वस्तु की
लागत ज्ञात करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वो कोस्टिंग कहलाती है। कोस्टिंग कई प्रकार की होती है, इनमें से काफ़ी चीज़ें हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो कोस्टिंग का मतलब जिस तकनीक या जिस प्रक्रिया को अपनाते हुए आप अपनी कोस्ट कैलकुलेट करते हो। सेकंड आता है कोस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। आपने तय तो कर लिया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग लेनी है या फिर मुझे यूनिट कोस्टिंग मेथड से अपनी कोस्ट कैलकुलेट करनी है। अब आपने मेथड तय कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स भी तो बनाने पड़ेंगे ना। अकाउंट्स में तो बनाओगे, आप जर्नल एंट्रीज भी करो, बिल्कुल कोस्टिंग के अंदर भी आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। जैसे अभी तक आपने अकाउंटिंग पढ़ी है ना 11th-12th में, अकाउंटेंसी में भी जर्नल एंट्रीज थी, तो ये भी तो कोस्ट अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का मतलब जर्नल एंट्रीज, तो बिल्कुल यहाँ पर अकाउंट्स भी बनेंगे, जर्नल एंट्रीज भी होगी। तो जो मेथड आपने ऑप्ट किया है, मान लो मैंने यूनिट कोस्टिंग ऑप्ट किया या फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग लिया है, तो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग मेथड को ऑप्ट किया तो फिर उस मेथड के अकॉर्डिंग कौन कौन से अकाउंट्स मुझे बनाने हैं, किस विधि से मैं लेखांकन करूंगी, वो विधि मेरी कहलाती है लागत लेखांकन। अगर इसकी डेफिनेशन हम पढ़े तो यह है लागत ज्ञात करने के लिए जो लिखित अथवा मौखिक विधि होती है उसको लागत लेखांकन कहा जाता है। ठीक है, तो मौखिक का तो इतना यूज़ नहीं है, हम तो लिखित रूप में ही लेखांकन करेंगे। लेखांकन का मतलब ही होता है कि लिखित, तो जिस भी लिखित विधि का प्रयोग किया जाएगा, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग आप अपनाते हो ना, तो कुछ अकाउंट्स होते हैं जो आपको मेंटेन करने हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। तो ये कुछ अकाउंटिंग की टेक्निक्स वो आपकी कोस्टिंग कहलाएगी। उस अकाउंटिंग की टेक्निक्स को ऑप्ट करने के बाद आप उनका लेखांकन अपनी बुक्स में किस तरीके से करते हो वो आपको कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर मिलेगा। कोस्ट अकाउंटेंसी क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। लेखा शास्त्र मतलब कुछ बुक टाइप कुछ है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो क्या होता है, लागत लेखांकन की विधियों, तकनीकों आदि के माध्यम से कोस्ट कैलकुलेट करना, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, कोस्ट अकाउंटेंसी के अंदर आ जाएगी। तो अभी जब हम इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो मैं कभी कोस्टिंग कहूँगी, कभी कोस्ट अकाउंटिंग कहूँगी, कभी कोस्ट अकाउंटेंसी कहूँगी, तो इनके पर्टिकुलर मीनिंग्स को वहाँ पे आप लोग नहीं लेंगे, इन सब का मतलब एक ही होगा। सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से इनको अलग रखा गया कि जिस टेक्निक को आप यूज़ कर रहे हो वो कोस्टिंग है, जिस तरीके से आप अकाउंटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, अपने अकाउंट्स बना रहे हो, वो आपकी कोस्ट अकाउंटिंग है, और इन दोनों से संबंधित चीज़ें जहाँ पर मिलेगी वो आपकी कोस्ट अकाउंटेंसी है। आगे ज़्यादातर हम लोग कोस्टिंग या फिर कोस्ट अकाउंटिंग वर्ड का ही यूज़ करेंगे, इन दोनों को एक सेम अर्थ में आप लोग समझेंगे। तो अभी तक हमने कोस्ट समझा, कोस्टिंग समझा, कोस्ट अकाउंटिंग समझा, कोस्ट अकाउंटेंसी समझा, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं या फिर कोस्ट की नीड क्या होती है, कोस्ट आपको कैलकुलेट क्यों करनी होती है। तो ये आपका जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कोस्ट अकाउंटिंग, बेसिक कोस्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो इस चैप्टर में हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ इतनी ही थी जो अभी हमने डिस्कस कर ली, कोस्ट, कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटेंसी, और वो नीड्स, आवश्यकताएं कि आपको लागत का निर्धारण क्यों करना है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 2 पर। नोट्स में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी। ये आपका चैप्टर 1 बिल्कुल छोटा सा और द ओनली थियोरिटिकल चैप्टर, सिर्फ एक ये मात्र आपका थियोरी वाला चैप्टर था, 1 पेज का चैप्टर। अब हम आपके प्रैक्टिकल पोर्शंस, प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर 2 एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी, इसके प्रोविजंस या फिर इसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें, आपके कंसेप्ट, इसमें जो कंसेप्ट होंगे ना वो कंसेप्ट आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत यूज़ आएंगे। लागत के तत्व, तत्व का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में जिन जिन चीज़ों का यूज़ हुआ है या फिर जिन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बन रही है वो उसके तत्व कहला जाते हैं। तो लागत के तत्व अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोस्ट के एलिमेंट्स, बेसिकली मेन जो एलिमेंट्स है वो 3 है, मटीरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस जिनको हम कहते हैं। मटीरियल लेबर के अलावा जो दूसरे खर्चे लग रहे हैं, तो कोस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, हिंदी में हम इनको कहते हैं सामग्री, श्रम और व्यय, खर्चे, व्यय या फिर खर्चे।
तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनको मिलाकर किसी पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट आप निकाल सकते हो। और अगर हम भी समझे तो किसी भी वस्तु को बनाने में मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा और दूसरे एक्सपेंसेस, तो सबको मिला दोगे तो एक वस्तु का टोटल खर्चा तो आपको मिल ही जाएगा, एक लागत तो आप ज्ञात कर ही सकते हो। तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब इस मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के भी 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष सामग्री, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष सामग्री। इसी तरह लेबर में भी 2 है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, यानी कि प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम। एक्सपेंसेस में भी 2 तरीके के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स भी कहते हैं। आगे समझेंगे इस चीज़ को। अभी हम समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनका मतलब होता क्या है। डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष सामग्री। तो सबसे पहले यदि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो मार्कर पेन है, इसको बनाने में जो सामग्री प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के बेस पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, सब चीज़ों को क्लियर कर लेंगे एक ही एग्जाम्पल से। मान लो कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पर क्या किया जाता है, वेफर्स का प्रोडक्शन होता है। चिप्स पढ़ा सुना है सबने, लेज, बालाजी वेफर्स, सारी वेफर्स होती है ना। तो वेफर्स का प्रोडक्शन करने वाली मान लो लेस कंपनी है, उसकी एक फैक्ट्री है। वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, मतलब चिप्स जो है, वेफर्स जो है वो बनकर निकलती है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, सबसे पहले उन चीज़ों के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कॉमन होगा। सारी वेफर्स के अंदर पोटैटोस, आलू बिल्कुल क्या है, कॉमन है। तो आलू, मान लो कि एक कंपनी है, वो एक जो फैक्ट्री है उसके अंदर 100 टन उन्होंने क्या किया, आलू मंगवा लिए वेफर्स बनाने के लिए। 100 टन आलू उन्होंने मंगवाए और उन्होंने क्या कर दिया, उन 100 टन में से मान लो वो 4 तरह की वेफर्स बना रहे हैं, ठीक है। उन्होंने 20-20 टन चारों डिपार्टमेंट्स को बांट दिया कि आप टोमेटो फ्लेवर बनाइए, आप क्रीम एंड अनियन बनाइए, आप मसाला वेफर्स बनाइए और आप जो भी दूसरा कोई है वो। तो उन्होंने क्या कर दिया, चारों में 20-20 टन आलू जो थे वो दे दिए। फिर उन्होंने बचे हुए जो 20 टन थे उनको एक जगह पर स्टोर कर दिया, अपने जो कॉमन स्टोर रूम था उसके अंदर स्टोर कर दिया और कहा कि इतने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अगर आपको और नीड पड़ती है तो आप यहाँ से ले जा सकते हो। जिसको जैसे, जिस डिपार्टमेंट को जैसी नीड पड़ेगी वो डिपार्टमेंट वहाँ से इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। तो अब ऐसे केस में क्या हुआ, वो 20 टन तो आपको डायरेक्टली पता है कि 20 टन हमने टोमेटो फ्लेवर वाले डिपार्टमेंट को चार्ज किया, 20 टन हमने क्या किया, इंडियन मसाले वाले डिपार्टमेंट को, 20 टन हमने क्रीम एंड अनियन वाले को चार्ज किया, ये तो हमें क्लियर पता है। लेकिन जो बचे हुए 20 टन आलू थे ना, वो भी ख़त्म हो गए। जब आपका प्रोडक्शन पूरा हुआ ना तो वो 20 टन आलू भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि ये 20 टन आलू में से कितना कितना किस डिपार्टमेंट ने लिया है। दैट मीन्स कॉमन हो गया, वो सबके लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ऐसे केस में जो पहले 20-20 टन सबको दिया गया था ना, वो तो कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल, यानी ऐसी सामग्री जो किसी विभाग पर या किसी कार्य पर प्रत्यक्ष रूप से चार्ज की जा सकती है। समझा जा सकता है कि ये वाला मटेरियल इसी डिपार्टमेंट में इसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए काम में आया है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, वो जो बचे हुए 20 टन कॉमन पोटैटोस थे ना, वो कॉमन आलू जो थे उनको आप नहीं बता पा रहे हैं कि इन 20 टन में से 2 इसने लिए, 4 इसने लिया, कैसे क्या हुआ। तो वो जो 20 टन आलू की कॉस्ट है ना, मान लो कि 1 टन आलू आपने 500 रुपये में खरीदे थे, कितने में खरीदा, 500। तो टोटल 20 टन की जितनी आपकी कॉस्ट पड़ी है वो सारे 10,000 रुपये आप क्या करेंगे, उन चारों डिपार्टमेंट्स के अंदर बांट देंगे। किस रेशियो में क्या, तो वो आगे जब हम ओवरहेड के डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को समझने की कोशिश करना। डायरेक्ट मीन्स जो डायरेक्टली पहचाना जा सकता है, डायरेक्टली चार्ज किया जा सकता है किसी डिपार्टमेंट पर, किसी जॉब पर, किसी पर्टिकुलर वर्क पर, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल। और जो नहीं चार्ज किया जा सकता उस तरीके से, वो क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर हुई चीज़। इसी तरह लेबर पर आते हैं तो उसी एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं।
चार डिपार्टमेंट है हमारी वेफर के, 4 फ्लेवर्स, 4 डिपार्टमेंट्स, तो उन चारों में आपने वर्कर्स अपॉइंट कर रखे हैं। यहाँ पर भी 10 लेबर है, वहाँ पर भी 10 लेबर आपने अपॉइंट कर रखे हैं, तो उनको जो आप सैलरी दे रहे हो, उनको जो वेजेस का पेमेंट आप कर रहे हो, वो आपका डायरेक्ट लेबर है। क्योंकि हमें पता है कि इन 10 लोग हैं, महीने के 5,000 हम देते हैं, तो इन 10 को जो 50,000 रुपये की सैलरी या वेजेस हमने पे करी है, वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए का या टोमेटो फ्लेवर वाले डिपार्टमेंट का ही एक्सपेंडिचर है, तो वो तो हमारा डायरेक्ट लेबर। अब क्या होता है, उस फैक्ट्री का एक कॉमन मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, जो कि चारों के चारों जो आपके डिपार्टमेंट्स है उनका सुपरवाइजन करता है। एक सुपरवाइज़र है या फिर एक मैनेजर है जो उन चारों की देख रेख करता है। अब उस पर्टिकुलर मैनेजर को जो सैलरी दी जा रही है, मान लो उसको 20,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो वो 20,000 रुपये की सैलरी आप किस डिपार्टमेंट में चार्ज करेंगे? वो आपका इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड खर्चा वो नहीं है, उसको नहीं बांटा जा सकता, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर चार्ज नहीं किया जा सकता, नहीं पहचाना जा सकता कि वो किस विभाग से या किस कार्य से संबंधित है। तो ऐसे केस में वो खर्चा, वो लेबर का खर्चा हमारा इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़? तो डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली चार्ज है, पहचाना जा सकता है, और जो इनडायरेक्ट लेबर है जो कि सबके लिए कॉमन है, जिसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर चार्ज नहीं किया जा सकता, वो आपका इनडायरेक्ट लेबर हो गया। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम वही रहेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, उसी के लिए खर्चा किया गया, वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स ऐसे ही जिसे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, आपने अपनी लेस कंपनी का क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया, तो आप किसी एक फ्लेवर का थोड़ा ना एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप तो लेस का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जिसमें वो चारों फ्लेवर्स आ रहे हैं, चारों ही डिपार्टमेंट्स का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो ऐसे केस में वो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा और उसको सभी जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बांटा जाएगा। ओके, तो ये हमारे कॉस्ट के एलिमेंट्स हो गए, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अच्छे से याद रखना इनको। मटेरियल 2 तरीके का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर भी 2 तरीके से और एक्सपेंसेस भी 2 तरीके से। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू ओवरहेड। इन सब को मिलाकर ऊपरी व्यय कहा जाता है। समझ में आ रही है चीज़? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट चीज़ें उनको क्या कह दिया जाएगा, एक शब्द में ओवरहेड कह दिया जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड कहते हैं, बिल्कुल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिलाकर एक ही शब्द में हम क्या कहेंगे, ओवरहेड कहेंगे। हिंदी में इसको ऊपरी व्यय कहते हैं। ओवरहेड को क्या कहा जाता है, ऊपरी व्यय। ओके, तो एलिमेंट्स कॉस्ट के आप लोगों को क्लियर। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, मटेरियल भी 2, लेबर भी 2, एक्सपेंसेस भी 2, तीनों के इनडायरेक्ट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ऊपरी व्यय कहलाएगा। अब इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिए, 3 एलिमेंट्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ओवरहेड्स के बारे में। ओवरहेड्स हिंदी में ऊपरी व्यय। 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो ओवरहेड है ना, ये भी 3 तरह के होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड को हम शॉर्ट में OH लिखेंगे। ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हिंदी में कारखाना ऊपरी व्यय। फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्या कहेंगे, ये होंगे कार्यालय एवं प्रशासन ऊपरी व्यय, और ये होंगे विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय। तो नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले
कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी बिजनेस है, वहाँ पर अगर प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रही है, तो बहुत सीधी सी बात है फैक्ट्री भी होगी जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस भी होगा जो सबका मैनेजमेंट करता है, उससे रिलेटेड ऑफिस ओवरहेड खर्चे हो जाएंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप सेल करने के लिए या सेल को प्रमोट करने के लिए या अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि अपने क्रेताओं तक पहुंचाने के लिए भी तो कुछ खर्चे करते होंगे, वो खर्चा आपकी सेलिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएंगे। और ये तीनों डिपार्टमेंट्स लगभग हर बड़ी संस्था के अंदर अलग अलग होते ही हैं। फैक्ट्री अलग होती है, ऑफिस डिपार्टमेंट अलग होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी बिल्कुल अलग होता है। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड खर्चे क्या कहलाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें अपने को क्लियर हो जाएगी। बुक के अंदर बहुत सारे आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे आते हैं, ऑफिस ओवरहेड में कौन कौन से आ सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कौन कौन से आ सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चों में क्या आ जाएगा? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री की बिल्डिंग का इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट सीधा लिखा हुआ ना, फैक्ट्री रेंट मतलब फैक्ट्री का भाड़ा है, और फैक्ट्री से आप पता कर पा रहे हो कि फैक्ट्री का खर्चा है तो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगा। इसी तरह फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया। इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में दे रखा है फैक्ट्री के वर्कर्स के इनडायरेक्ट वेजेस, मतलब फैक्ट्री में आपने एक मैनेजर लगा रखा है जो आपके काफ़ी डिपार्टमेंट्स को या फिर आपके काफ़ी प्रोडक्ट्स के संबंधित कार्य कर रहा है, तो उसकी वेजेस क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट वेजेस में आ जाएगी। तो इनडायरेक्ट वेजेस हो गई और फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगी। इसके अलावा नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, कुछ चीज़ें हैं, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना होगा और आगे क्वेश्चंस के अंदर जब बार बार चीज़ें आएगी तो आपको नाम सुनते से ही वैसे ही क्लिक हो जाएगा कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है या फिर सेलिंग ओवरहेड है। तो नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, वेजेस ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस यानी कि श्रमिकों के कल्याण संबंधी खर्चे, सैलरीज ऑफ वर्क मैनेजर और फैक्ट्री मैनेजर। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं ना, इनको वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। तो सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर और सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर वो भी हमारा किस में आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इसके अलावा रेंट, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन लिखा हुआ है ना, तो वो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। क्यों? क्योंकि मशीन्स कहाँ होती है? ऑब्वियस सी बात है, मशीन्स कहाँ होती है? फैक्ट्री में होती है। तो वो मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमारे रिपेयर्स वगैरह के, डेप्रिसिएशन के, मशीन का इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएंगे। पावर यूज्ड फॉर मशीन या फिर लाइटनिंग एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री, फैक्ट्री में ही मशीन होती है तो पावर जो भी आपका यूज़ हो रहा है वो फैक्ट्री से रिलेटेड देन फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी या फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे, जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आएगा हमें उस चीज़ को समझना है कि ये खर्चा क्या है, क्योंकि इनको रटा नहीं जा सकता है। पोस्टिंग में आप किसी भी चीज़ को आगे जाकर भी रटन विद्या वाला काम नहीं होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर करने होंगे और उसी के बेस पे आगे आपका काम होगा। तो हमें समझना है कि ये खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है तो इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड हेड के अंदर लिखेंगे। इसी तरह आते हैं ऑफिस ओवरहेड। तो कारखाने के अलावा आपका जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ पर जो आपके खर्चे हो रहे हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को पढ़ देती हूँ। जैसे डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर कहाँ बैठते हैं? ऑफिस में बैठते हैं ना। किसी भी कंपनी का डायरेक्टर कहाँ बैठेगा? ऑफिस में बैठेगा। इसी तरह जनरल मैनेजर जो आपका होता है, जनरल मैनेजर जो होता है उसको जो सैलरी दी जा रही है, क्योंकि जनरल मैनेजर भी कहाँ बैठेगा? आपका ऑफिस में बैठेगा। फैक्ट्री इज जनरल मैनेजर देन फैक्ट्री ओवरहेड, और ऐसे ही जनरल मैनेजर लिखा हुआ है ऑफिस ओवरहेड। उसके अलावा प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंडिचर्स, सैलरी टू पर्सन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ऐसा कोई पर्सन, डायरेक्टर और मैनेजर के अलावा भी अगर कोई पर्सन है जो कि आपके ऑफिस में वर्क कर रहा है, ऑफिस में ही काम करता है, तो उसकी सैलरी भी किस में जाएगी? ऑफिस ओवरहेड के अंदर जाएगी। डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस में फर्नीचर है या ऑफिस की जो बिल्डिंग है उससे रिलेटेड खर्चा ऑफिस ओवरहेड। इसी तरह थर्ड एंड फाइनल हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दो चीज़ें यहाँ पर है, सेलिंग भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो इनको हम कंबाइंड ही पढ़ेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अपने विक्रय
करने के लिए, विक्रय को बढ़ावा देने के लिए, या फिर अपनी सामग्री को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए यानी कि वितरित करने के लिए जो खर्चा आप करते हो ना, वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड वो किस में आ जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो? एडवर्टाइजमेंट सेल्स को प्रमोट करने के लिए तो किया जाता है। देन एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या है, जो मेन है एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा। रेंट ऑफ शोरूम, आप शोरूम क्यों खोलते हो? आप तो फैक्ट्री से ही माल भेज दो ना। नो, शोरूम से क्या होता है, हमारी सेल्स प्रमोट होती है। जब एक बहुत अच्छी व्यवस्थित शोरूम है तो वहाँ से आप गुड्स को परचेज करना ज़्यादा पसंद करोगे, ना कि किसी फैक्ट्री से। तो वो शोरूम का जो खर्चा हुआ वो सेल्स को प्रमोट करने के लिए हुआ, तो ये भी हमारा किस में आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। उसका रेंट या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज, जो वारंटी वगैरह की सर्विसेज दी जाती है, वो किस लिए दी जाती है? हम दो प्रोडक्ट खरीदने गए मार्केट में, एक है जिसमें वारंटी है, दूसरा है जिसमें वारंटी नहीं है। हम किसको परचेज करना प्रीफर करेंगे? वारंटी वाले को। तो वारंटी क्या है, आफ्टर सेल एक्सपेंडिचर, विक्रय के बाद का खर्चा है। किस लिए किया गया? सेल्स को प्रमोट करने के लिए गया। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा। इसी तरह सैलरीज एंड कमीशन ऑफ ट्रैवलिंग एजेंट्स, अगर कंपनी घर घर जाकर माल बेचने वाली पॉलिसी पर काम करती है तो एजेंट्स भी आपके काम करेंगे वहाँ पर, तो उन एजेंट्स को जो सैलरी दी जा रही है वो आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगी। वेयर हाउस एक्सपेंसेस, आप अपने माल को बनने के बाद गोदाम में भर रहे हो या फिर वेयर हाउस बना के रखा हुआ, वहाँ पर आप अपने गुड्स को स्टोर कर रहे हो, वो भी किसके लिए है, सेल्स के लिए है। देन वो सेलिंग एक्सपेंडिचर। इसी तरह पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल मीन्स जो प्राइमरी पैकिंग होती है ना, वो तो आपकी फैक्ट्री में ही आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमने वेफर बनाई है ना, तो वेफर का जो पैक होके पैकेट हमारे हाथ में आता है वो तो उसकी प्राइमरी पैकिंग है, तो वो तो हमारी फैक्ट्री में ही आ जाएगी। लेकिन उस वेफर्स के सारे पाउच को, सारे पैकेट्स को आगे आप जब सेल करते हो तो उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में या बड़े बड़े बॉक्स में भर कर बेचोगे, तो वो जो बॉक्स का खर्चा लग रहा है ना, वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। हमने क्यों उनको बड़े पैकेट में भरा? ताकि वो सेफ रह सके। और ये जो एक्सपेंडिचर है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वितरण से संबंधित है, इसलिए वो खर्चा कहाँ पर आएगा? तो प्राइमरी पैकिंग फैक्ट्री ओवरहेड में आती है, अदर जो भी पैकिंग होती है, सेकेंडरी पैकिंग या फिर फाइनल पैकिंग, वो आपकी सेलिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगी। तो इस चीज़ को समझना, 3 डिपार्टमेंट्स, फैक्ट्री, ऑफिस एंड देन सेलिंग डिपार्टमेंट। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। आपको नोट्स के अंदर सारे लगभग एक्सपेंडिचर्स के नाम मैंने लिख कर दिए हुए हैं, बुक में भी है। उन चीज़ों को आप 2-3 बार पढ़िएगा, ताकि हम जब फिर क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे उसमें आप लोगों को उससे हेल्प मिल जाएगी। तो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।